भाइयों, मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि हम जिस उद्देश्य से आए थे, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, हम सब लोगों ने आपस में तय किया कि हम सब लोग मिल के चलेंगे, गांव में बैठेंगे, लोगों को की समस्याएं सुनेंगे, उनसे कुछ कानूनी बिंदु पर चर्चा करेंगे। तो हमें उम्मीद नहीं थी कि हमें इतना अच्छा प्रतिसाद मिलेगा। मैं साहब से भी यही कह रहा था, और जिस तरीके से आपकी उपस्थिति है, निश्चित रूप से हमें ऐसे कार्यक्रम और करने का, आपके बीच बार बार आने का अवसर प्रदान करेंगे। आप सबको इसकी गरिमा में उपस्थिति के लिए मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ और माँ दुर्गा के नवरात्र पर्व के आरंभ की भी आपको शुभकामना देता हूँ। अब विषय पे आते हैं कि आखिर ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी है कि हमें आपके बीच आना पड़ा, आपसे चर्चा करना पड़ रहा है, विधिक साक्षरता शिविर करना पड़ रहा है, लोगों से इंटरेक्ट होना पड़ रहा है। न्यायालय के बारे में यहाँ तहसीलदार साहब भी बैठे, एसडीएम साहब भी बैठे, वो भी उनके दो प्रकार के काम है, एक न्यायालयीन कार्य भी होते हैं और एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग भी होती है। तो जो न्यायालयीन कार्य हम जो भी करते हैं, सबके बारे में धारणा है कि डायस पे बैठा एक आदमी है, उसको दीन दुनिया से कोई लेना देना नहीं, वो समाज के बीच आएगा नहीं, जाएगा नहीं, उसके काम निर्णय करना है, फैसले करना है, ऑर्डर करना है। लेकिन इसके बाद हमें आप लोगों के बीच आना पड़ रहा है, आप लोगों से चर्चा करना पड़ रहा है। ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ी? वो इसलिए पड़ी कि जैसे तहसीलदार साहब ने कहा था कि देश आजाद 1947 में हुआ, हमने बड़ा अच्छा संविधान अंगीकृत किया, जिसमें सभी व्यक्ति को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए, जिसमें कानून, न्याय, समता, सभी क्षेत्र में समानता का अधिकार हो, कानून का अधिकार हो, व्यक्ति को विधि के सामने न्याय पाने का हक हो। लेकिन इस 60 सालों में कहीं ना कहीं हमने पाया कि न्याय, समानता की जो उच्च आदर्श हमारे संविधान में है, उससे कहीं ना कहीं हमारा गरीब, निचला तबका, छोटा वर्ग वंचित रहा है। आज भी उसकी झोपड़ी तक न्याय की, समानता की गंगा नहीं पहुंची है और वो उनको उनके न्याय के अधिकार मिले, समानता का अधिकार मिले, उनको उनके हक मिले। इस पावन उद्देश्य से हम सब लोग आपके द्वार पे आए हैं, आपकी साक्षरता करने आए, आपको बताने आए हैं कि कानून क्या है। लेकिन विधिक साक्षरता शिविर के भी दो पहलू है। विधिक साक्षरता केवल विधि, ऐसी विधि का ज्ञान होना कि हमारे अधिकार क्या है, वो विधिक साक्षरता नहीं है। कि केवल हमें यह पता चल जाए कि हमारे अधिकार क्या है, मैं अपने भाई से जमीन कैसे ले लूं, अपने भाई के खिलाफ केस कैसे ले लूं, मेरी जमीन के बारे में कौन सा हक कहां से पेश कर दूं, मेरे खिलाफ यदि केस रजिस्टर्ड है तो मैं कौन सी जगह जाके अपना केस के खिलाफ में अपने अधिकार के लिए लड़ लूं। केवल विधिक साक्षरता अपने अधिकारों को पा लेना या अपने अधिकारों के लिए लड़ लेना या अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाना मात्र पर्याप्त नहीं है। सच्ची विधिक साक्षरता वो है कि आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो, अपने अधिकारों के प्रति लड़े, लेकिन साथ साथ कानून के उन प्रावधानों का भी आपको ज्ञान हो जो आपको अपने राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, कानून के प्रति कर्तव्य बोध के लिए आबद्ध करते हैं। अर्थात आप अपने अधिकारों को जाने, समझे, उसे लड़े, उसके प्रति हक से अपनी बात रखे, लेकिन अपने कर्तव्यों का भी जानना आपको आवश्यक है। सिहोरा मार्ग, मुख्य सड़क का गांव। अब यदि हम अधिकार की बात करें तो एक एक्सीडेंट केस होता है तो क्लेम पाना आपका अधिकार है कि कोई सी व्यक्ति की दुर्घटनाग्रस्त मृत्यु हो जाए तो क्लेम पा लेना अधिकार, और ये अधिकार की जानकारी हर किसी को होगी। नहीं हो तो हमारे बहुत सारे वकील बंधु बैठे हैं, तुरंत आपको जानकारी दे देंगे। लेकिन आपको ये भी जानना जरूरी है कि यदि हम रोड पे गाड़ी चलाते हैं तो हमारी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। हमें इस बात की भी जानकारी होना चाहिए कि हमारी गाड़ी का बीमा होना चाहिए। हमें इस बात की भी जानकारी होनी कि बिना लाइसेंस के गाड़ी ना चलाना चाहिए, ना बिना लाइसेंस वाले को चलाने देना चाहिए। सच्ची विधिक साक्षरता, विधिक ज्ञान वो है जो आपको दोनों पक्ष के बारे में बताता हूं। आपके अधिकार क्या है और आपके कर्तव्य क्या है, ये आपको जानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप अपने अधिकारों के प्रति तो लड़ लोगे, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करते हो तो किसी दूसरे के अधिकार का हनन हो जाता है। सच्ची स्वतंत्रता, सच्ची समानता वही है कि आप अपने अधिकारों के प्रति सजग रहे, लड़े, लेकिन किसी दूसरे का अधिकार का हनन ना हो। आप बिना ड्राइविंग लाइसेंस के, बिना रजिस्ट्रेशन के या बिना बीमा के गाड़ी चलाते हैं और एक व्यक्ति को दुर्घटनाग्रस्त कर देते हैं, दूसरा व्यक्ति उसी क्षण क्लेम पाने के अपने अधिकार से वंचित हो जाता है, या पाना भी उसके लिए कानून के जो दूसरे प्रावधान है वो इतने कठिन हो जाते हैं कि उसके लिए वास्तव में पाने में बड़ी मुश्किलें आ जाती है। तो मैं आपसे ये अपेक्षा चाहता हूं कि आप अपने अधिकारों को जानें,
हम उसको भी बताएंगे, लेकिन आप अपने कर्तव्य के प्रति भी सजग रहे। आपके कर्तव्य क्या है समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, क्षेत्र के प्रति, ये भी आपको जानना पड़ेगा। वहाँ बहुत सारी महिलाएं बैठी है। यदि हम महिलाओं के अधिकारों की बात करें तो उनके लिए संपत्ति में समानता का अधिकार हो गया है। अब वो समय नहीं रहा कि पिता की संपत्ति में केवल भाइयों का एकाधिकार है या केवल पुत्र ही संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि बहनों को भी उतना ही हिस्सा, उतनी हक बराबरी से प्राप्त है जितना उसके भाई का है। अर्थात पिता की संपत्ति में पुत्र और पुत्रियां दोनों समान रूप से हकदार है। अब उस हक को आप किसी भी तरीके से वंचित नहीं कर सकते। केवल ऐसे मामले जो 2004 के पहले रजिस्टर्ड रूप से बंटवारा हो चुके हैं, न्यायालय से डिग्री हो चुकी, उनके को छोड़ दिया जाए, तो बाकी अब किसी मामलों में आप किसी महिला को अपने पिता की संपत्ति से अधिकार लेने से आप रोक नहीं सकते। ऐसे यदि हम घरेलू हिंसा की बात करें, मैं खासकर महिलाओं से कहना चाहूंगा कि अभी इसके पहले हमारे यहाँ होता था कि जरा सी कोई तू मेले हो, घर में विवाद हुए, पारिवारिक विवाद हुए, तो महिलाएं जब अगर अपने ससुराल वाले के प्रताड़ना के प्रति कोई कार्रवाई करना चाहती थी तो उसके पास कोई विकल्प नहीं होता था और वो सीधे थाने पहुंचती थी और एक 498 की रिपोर्ट लिखा देती थी, जिससे होता यह था कि बहुत सारे लोगों को मुलजिम बन जाते थे, पूरे ससुराल के पक्ष मुलजिम बन जाए, कई बार उनको जेल जाना पड़ता था। उनके बीच जो वास्तविक विवाद की जड़ है वो सामने ना आकर एक नया आपराधिक केस सामने आता था और उसके कारण उनके बीच एक जो भविष्य में साथ रहने की संभावना होती थी वो खत्म हो जाती थी। इस समस्या को दूर करने के लिए ही कानून में घरेलू हिंसा अधिनियम आया है। वो कोई दंडिक अधिनियम नहीं है कि उसमें सीधे जेल जाने का प्रावधान हो, बल्कि एक ऐसा अधिनियम है जो घर में महिलाओं के साथ होने वाली छोटी छोटी हिंसाओं से उनको संरक्षण प्रदान करता है। यदि आप किसी महिला दिखने में सांवली है, उसको काली कहते हैं, उसके खिलाफ खराब शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वो घरेलू हिंसा है। उसे थोड़ी बहुत छोटी मोटी प्रताड़ना देते हैं तो घरेलू हिंसा है। उसे दहेज की मांग करते हैं तो घरेलू हिंसा है। उसे अच्छे से रहन सहन नहीं देने दे, खाना पीना नहीं दे रहे हैं तो ये उसके प्रति घरेलू हिंसा हो। और ऐसे हिंसा के प्रति वो परियोजना अधिकारी, बाल विकास संरक्षण अधिकारी के माध्यम से निःशुल्क कानूनी सहायता के माध्यम से अपना केस न्यायालय में पेश कर सकती है। वहां वो अपने प्रति हुई हिंसा के लिए कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति ले सकती है, मासिक भरण पोषण ले सकती है। यदि उसको उस घर में जिसमें रहना है उसके लिए उचित आवास मिल सकता है और यदि उपलब्ध ना हो, उसको मेडिकल की जरूरत हो तो निःशुल्क चिकित्सीय सुविधा भी उपलब्ध कराई जा सकती है। तो खास मैं महिलाओं से कहना चाहूंगा कि यदि आपके प्रति कोई हिंसा हो रही है, कोई नातेदार घरेलू व्यक्ति हिंसा कर रहा है, तो 498 जैसे गंभीर विकल्प में ना जाए जब तक कि ऐसी परिस्थिति ना हो। सामान्य रूप से होने वाली छोटी छोटी जो क्रियाकलाप है, हिंसा है, उसके लिए हमारे पास एक घरेलू हिंसा अधिनियम, सशक्त अधिनियम है और उस अधिनियम के माध्यम से आप वो सब पा सकती है जो आप पाना चाहती हो। और इसके लिए आपको पुलिस रिपोर्ट करने की या पुलिस के समक्ष जाने की आवश्यकता नहीं है। परियोजना अधिकारी के माध्यम से सीधे या न्यायालय में आप आ सकते हो और निःशुल्क सहायता पा सकते हो। ऐसे ही भरण पोषण अधिनियम के माध्यम से भी आप सीधे न्यायालय में आ सकते हो। एक दत्तक भरण पोषण अधिनियम के बारे में माननीय एसडीएम साहब ने कहा, वो बड़ा अच्छा अधिनियम है। मैं यहाँ बैठे सभी व्यक्ति को बताना चाहूंगा कि अपने माता पिता का भरण पोषण करना, उनकी देखभाल करना, उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना प्रत्येक व्यक्ति का नैतिक और धार्मिक और कानूनी सब दृष्टि से दायित्व बनता है। लेकिन इसके बाद भी यदि कोई व्यक्ति अपने माता पिता का भरण पोषण नहीं करता है तो राशि के लिए मांग करने के लिए एसडीएम साहब के पास जा सकता है। लेकिन एक चीज और बता दूं, उसी अधिनियम की धारा 24 प्रावधान करती है कि यदि आपने अपने माता पिता को बेघर कर दिया है, घर से निकाल दिया है, आप उनका भरण पोषण नहीं कर रहे हैं, तो आप एक कानूनी अपराध कर रहे हैं और आपको 3 महीने तक की जेल भी हो सकती है। तो इसलिए यदि कोई व्यक्ति केवल भरण पोषण न करना की पर्याप्त नहीं बल्कि देखरेख करना, यदि कोई व्यक्ति अपने बूढ़े माता पिता को घर से निकालता है तो वो कानूनी अपराध करता है और ऐसे व्यक्ति को कानूनन सजा दी जा सकती है, पुलिस उसमें रिपोर्ट लिख सकती है, उसके खिलाफ मामला बना सकती है। तो इस चीज का भी ध्यान रखिए कि हमारे क्षेत्र में आसपास कोई बूढ़े बुजुर्ग ऐसी अवस्था में न रहे। यदि किसी को ऐसा किसी ने निकाल दिया है तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि उसे तत्काल थाना पहुंचाए, जिससे उसके लड़के के खिलाफ केस रजिस्टर्ड करा जा सके। ये ऐसे महत्वपूर्ण बातें हैं। इसके अलावा मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, अभी पूरे देश में स्वच्छता का माहौल चल रहा है। कल 2 अक्टूबर को हम पूरे जोर शोर से स्वच्छता दिवस मनाएंगे, पखवाड़ा चल रहा है। इस विषय को भी मैं छूना चाहूंगा क्योंकि स्वच्छता हमारे आसपास हमारे वातावरण को जब अच्छा करती है
तो हमारे बीच अच्छे विचार आते हैं, सकारात्मक माहौल बनता है। और जब हम सकारात्मक माहौल में जीते हैं तो बहुत सारे हमारे विवाद का हल हो जाता है, कानूनी बिंदु, बहुत सी चीजें हमारे रिश्ते जो खराब होने रहते हैं वो नहीं होते हैं। मैं आप सब लोगों से एक अपील अनुरोध करना चाहूंगा, क्या यहाँ सभी के घर शौचालय है? अभी ओडीएफ नहीं हुआ थे, सिद्धार्थ साहब का कहना है हम चाहते हैं कि ये गांव ओडीएफ हो जाए। जो लोगों क्या नहीं है, सरपंच साहब मैं चाहता हूं कि आप स्वच्छता के लिए भी अभियान चलाएं, घर घर जाए, प्रत्येक व्यक्ति जिनके यहाँ शौचालय नहीं है उस शासन की योजना का लाभ लाए। 12,000 रुपए आपको मिले, देखिए नहीं है, मैं मानता हूं अगर जिसके यहाँ नहीं है निश्चित रूप से वो शासन की योजना का लाभ ले सकता है। 12,000 रुपए उसको शासन की ओर से मिलते हैं। तो मैं आपसे अपील करूंगा कि आप अब निश्चित रूप से आप सभी अपने लोग घर में शौचालय बनाएं, बाहर कोई शौच को ना जाए। खासकर मैं पुरुष समाज यहाँ बहुत सारे हैं, इनसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी महिलाएं जब बीच सड़क पे शौचालय के लिए जाती है तो आपको बड़ा गर्व होता है क्या? अच्छा लगता है क्या? तो आप सोचिए कि जब हम उस सड़क से गुजरते हैं और कोई माता बहन शौच के लिए जाती है तो हमें बुरा लगता है देख के, तो उस माता बहन के क्या गुजरती होगी जिसको इस परिस्थिति में शौच के लिए जाना पड़ता है, विवश होना पड़ता है, मजबूर होना पड़ता है। तो मैं आप लोगों से अपील करना चाहूंगा कि आपको ऐसी व्यवस्था हमारी माता बहनों को मत दो, उनके सम्मान का ख्याल रखो। और माता बहनों से भी अपील करूंगा कि आप दृढ़ता से अपनी बात अपने घर में अपने अपने पति से, भाई से, देवर से, ससुर से कहिए कि हमें शौचालय की सख्त जरूरत है। इसके अतिरिक्त मैं ये भी चाहूंगा कि हम अपने आस-पास, घर के आस-पास जहां तक हो सके साफ सफाई रखने की कोशिश करें, पौधे लगाएं, अच्छा वातावरण निर्मित करें। अच्छा वातावरण निर्मित करोगे तो बहुत सारी समस्याओं का आपको अपने आप हल मिलेगा, क्योंकि अच्छे वातावरण में, जैसे नवरात्र आया है तो निश्चित रूप से आप लोग यहाँ सब सफाई में भिड़ गए होंगे। क्यों? गांव के बहुत सारे लड़कों ने देवी जी की स्थापना की होगी, उन्होंने कभी घर में झाड़ू नहीं लगाई होंगी, लेकिन सड़क पर उन्होंने गोबर कचरे उठा के फेंक दिया होगा, ये काम किया होगा, हम देखते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि देव भी, देवता भी या देव भी गंदगी वाली जगह में वास नहीं करते। देवता हमेशा स्वच्छ स्थान पे ही वास करेंगे और इसलिए हम बढ़ चढ़ के उस स्थान पे करते हैं। अभी दीपावली आएंगे, हम पूरा घर साफ करेंगे, तुलसी की लक्ष्मी जी घर में ही आएंगी, तो भैया 4 दिन के लिए क्यों बुलाते हो? पूरे साल भर के लिए बुलाओ, साफ सुथरा करो घर को, आसपास का वातावरण साफ करो। क्यों चाहते हो कि हम साल में एक बार ही लक्ष्मी जी आपके घर आए? पूरे साल आना चाहिए ना। मैं आपसे ये भी चाहूंगा कि आप स्वच्छता पे भी ध्यान दें। और निःशुल्क विधिक सहायता का एक विषय है कि यदि कोई एससी व्यक्ति का, जैसे कि जैन साहब ने इस पर प्रकाश डाला है, मैं उसको संक्षेप में बताना चाहूंगा कि एससी का व्यक्ति हो, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा हो, विकलांग व्यक्ति हो, बाढ़ प्रभावित व्यक्ति हो, बाल श्रम विधि बाल श्रम का कोई व्यक्ति हो, ऐसे व्यक्ति जिनकी निश्चित आयु सीमा से कम हो, ऐसे कोई व्यक्ति यदि कि कोर्ट में कोई केस लगाना चाहते हैं तो उसे निःशुल्क विधिक सहायता का भी प्रावधान है। निःशुल्क विधिक सहायता के लिए वो आप सीधे या तो हम न्यायालय में, तहसील साहब की न्यायालय में, एसडीएम साहब की न्यायालय या हमारी न्यायालय में भी आवेदन दे सकते हैं। हम सीधे न्यायालय के माध्यम से आपको एक अधिवक्ता की नियुक्त करके निःशुल्क विधिक सहायता भी उपलब्ध कराएंगे। तो आप, मैं चाहता हूं कि आप लोग अधिक से अधिक जागरूक हो, अपने अधिकारों के प्रति सजग रहे, लेकिन अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्य बोध का भी आपको ज्ञान होना जरूरी है। हम अपने अधिकारों के लिए लड़े, लेकिन दूसरे के अधिकारों का हनन न हो, इस बात का भी ध्यान रखना है। हम अपने अधिकारों के साथ लड़े, लेकिन भाईचारा हमारा समाप्त न हो, इस बात का भी ध्यान रखना है। हमें अपने अधिकार को पाना है, लेकिन हमारे नैतिक पक्ष, धार्मिक पक्ष भी प्रभावित ना हो। ऐसा ना हो कि हम अपने अधिकारों की, अपनी नैतिकता का पतन कर ले, किसी चीज को पाने के लिए इतने ज्यादा उतावल हो जाए कि हम नैतिक पक्ष को भी भूल जाए, ये भी ना हो। और हम इस समाज के प्राणी हैं। इसके साथ ये भी कहना चाहूंगा कि एक सामाजिक प्राणी को इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमने समाज को क्या दिया। जीवन जीने की कला है, लेकिन साथ में जीवन में कुछ देने की भी कला होना चाहिए। जीवन हमने समाज को क्या दिया, हम हमेशा अपेक्षा रखते हैं कि हमें देश से क्या मिला, समाज से क्या मिला, इससे क्या मिला, लेकिन एक बार दिन में, 24 घंटे में, माह में, साल में जब भी एक बार सोचे कि हमने समाज को क्या दिया, हमने गांव को क्या दिया, हमने क्षेत्र को क्या दिया। जब आप इस सोच को भी एक बार मन में लाएंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा अपने गांव, समाज, क्षेत्र के लिए करने के प्रति आपके भी भाव जागृत होंगे। तो मैं आप सभी से चाहूंगा कि आप अपने अपने अधिकारों के प्रति सजग रहे, साथ में कर्तव्यों को भी रहे, गांव को स्वच्छ बनाए, सजग है। बहुत बहुत धन्यवाद।